चलो आ जाओ। देखो आज आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 2024 जो री एग्जाम हुआ था वो वाला, क्योंकि 2025 में 2 एग्जाम हुआ था, दोनों ही कंप्लीट हो चुका। तो चलो ये क्वेश्चन करो, मैं बड़ा कर। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन इंटे के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे मैं हाँ बोलो। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, ऑप्शन 4 तो तुम्हारा एक हरगिज। हाँ, कीवर्ड के अकॉर्डिंग तुम जाओगी तो ऑप्शन 4 दिया हुआ एनटीए का आंसर में ऑप्शन। लेकिन मैं तुम लोगों को डेट याद करवाई है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर नहीं बनेगा। चलो देखो, थोड़ा बड़ा कर देखिए। मैं इतना लैपटॉप पे मतलब मेरा हो जा रहा ना, तो मेरा आंख बहुत लगी हो गया है। मेरा डला रहा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख हम ये दिखाते हैं। 90 49 नागालैंड तुम्हारा 1963, गुजरात 1960 याद करवाती तुमको, हिमाचल 1971। ठीक है, तो तुम लोग को तो मैं याद करवाई थी है ना कि कौन सा डेट कब कब का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तो नहीं बनेगा। ये आंसर ऐसे भी गलत दिया हुआ था, मतलब वो लोग तो मानते हैं कि नहीं आंसर डी होगा, लेकिन कोई भी तुम अगर देखोगी कि ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। तो अगर आप अपना आंसर बैठाने चाहेंगे तो मेरा आंसर होगा, फिर होगा ए, फिर होगा डी, फिर होगा सी, फिर होगा ई। ठीक है, अच्छा सी के अकॉर्डिंग अगर हम बना रहे तो पहले आ रहा तुम्हारा नागालैंड। देख लो, तुमको तो पता है ना महाराष्ट्र और गुजरात जब अलग हुआ था तो वो 1960 में अलग हुआ था, तो औसे भी तो आंसर नहीं बनना ना। पहले तो तुम सी दे रहे, सी कोई एंगल से नहीं होगा क्योंकि नागालैंड 1963 में आया था, मैं शायद याद भी कराई थी। ठीक है, मैं तुम लोगों को याद भी कराई थी कि नागालैंड जो था वो 1963। वैसे तो मैं तुम लोगों को 1950 से याद कराती हूँ, लेकिन ऐसे क्या नाम है, यहाँ पे जो पूछा था 90, ये भी पूछ याद करवाई हूँ 1950 से भी याद करवाई, 1949 से राजस्थान वगैरह। और ऐसे जनरली में जब भी रिवीजन कराती हूँ तो 1956 से लेके बैठ जाती हूँ कौन कौन स्टेट आया था। बहुत सारा स्टेट आया था 1956 में, एमपी भी 1956 में ही बना था। ठीक है, ये सब मैं याद कराती हूँ। उसके बाद जैसे गुजरात 1956 में बहुत सारा स्टेट बना था, आंध्र प्रदेश बना था, एमपी बना था, और भी बहुत सारे स्टेट, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश 1956 में। 1956 में बहुत सारे स्टेट आए थे, क्रिएशन हुआ था। इसमें एक थी एमपी, मध्य प्रदेश, और भी थी, जब मैं कराऊंगी ठीक है ना। उसके बाद 1960 में तुम्हारा लैंग्वेज को लेकर है ना, मुंबई को 2 पार्ट में बांटा गया। मुंबई उस टाइम तो मुंबई थी ना, अभी ना बॉम्बे। लैंग्वेज स्पीकिंग को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात बना तुम्हारा 1960 और महाराष्ट्र भी बना 1960। ठीक है, दोनों 1960। ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारा 1963 में तुम्हारा बना नागालैंड, 1963 में नागालैंड। नाइनटीन सिक्सटी थ्री में कौन बना, नागालैंड में। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा फिर 1966 में फिर लैंग्वेज को लेके 1960 पंजाब बटा, पंजाब, हरियाणा और कौन था बताओ तो, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा पंजाब, हाँ, हरियाणा और पंजाब लैंग्वेज को लेके। ठीक है, ये बना। और 1963 में तो तुम्हारा नागालैंड हो गया। इतना दूर तो लोगों को याद करना पड़ेगा, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। 1956 में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, 1960 में तुम्हारा मुंबई टूटा तो गुजरात और महाराष्ट्र बना, नागालैंड 1960 में
ठीक है। और 1966 में कौन बना? 96 में हरियाणा और पंजाब, ये दोनों ही 96 दोनों ही टूट के बना, पंजाब टूट गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बना हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के बाद मेघालय 1972 में बना, ठीक है। 1962 में मेघालय, ठीक है। और फिर और भी बहुत सारा है, तो इतना तो कम से कम याद करो। मेघालय के बाद एक सिक्किम याद कर लो, सिक्किम तो इंडिविजुअल भी आता है, ठीक है। सिक्किम तुम्हारा 1975 में बना, इतना याद करो कम से कम। 1956 में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, 1960 में मुंबई बटा दो हिस्सों में, गुजरात और महाराष्ट्र, 1966 में हरियाणा और पंजाब, 1971 में बोलो कौन? 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय और सिक्किम 1975 में, ठीक है ना। तो अगर हमको यहाँ पे बनाना होगा, चलो मैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो कहाँ बनेगा इंडिया के अकॉर्डिंग? देखो सी आ जा रहा है पहले, जबकि तुम्हारा गुजरात तो 1960 में बना है, इसका ये तो एग्जाम में भी पूछा गया। तुम्हारे एग्जाम में तुम देखोगी कि गुजरात का डेट या महाराष्ट्र का डेट मांगेगा तो 1960 रहता है ना। उसके बाद बी दे रहा है, अरे ए सबसे लास्ट दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, हाँ असेंडिंग ऑर्डर मांगा ना। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर मांगा, असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारा क्या हो जाए? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा तो यही होगा ना, 1949, डिसेंडिंग नहीं ना, बड़ा से छोटा, तो छोटा से बड़ा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। छोटा से भी ले जाएंगे, मान लो सबसे बड़ा से भी ले जाएंगे, फिर भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए है ना। और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर माना, तो ये गलत था आंसर। और जो कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में भी लिखूंगी, देखो कि ये इंडिया का आंसर है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए मेरा जो आंसर है ये वाला है, ठीक है। चलो जल्दी से एकदम जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं पढ़ाई तो को 2 नंबर। अच्छा आरसी का नियम टूटता नहीं, वो लेट में ही ज्वाइन कर रही है इसकी क्लास। लो बोलो। Option 1. बोलो लक्ष्मी। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन में पढ़ाई ना, दोकलाम कॉन्फ्रेंस 1920 में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश को रट रट के पढ़ाई। कारगिल वार कौन, तो जल्दी बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, सारा ही पढ़ा। हाँ वही तो, ये सब क्वेश्चन में तुम लोग टाइम मत लेना, जल्दी से पढ़ो। पॉलिटिकल डीके, Nuclear fight. 4 बोलो। लक्ष्मी बोलना चाहोगी? क्या बोली? मुझे नहीं आवाज आया तुम्हारा। आप बताइए। मैं बताओ, चलो आ जाओ, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे क्या पूरा है। कैसे बोली सुषमा लुकियन पाई? मैं तुमको ये वाला करवाई थी पॉलिटिकल डीके, सैमुअल पे हंटिंगटन का है। सैमुअल पे हंटिंगटन जो है एक बुक लिखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। पहले ये बुक याद करो, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डीके, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हंटिंगटन होगा या नहीं चलो ना, ये बोलते हैं मतलब, देखो हंटिंगटन बोलते हैं तुम्हारा, पहले बुक याद करो, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये बुक याद करो। ये बुक किसका? हंटिंगटन का, ये इंडिविजुअल भी आते हैं, ये 1968 की बुक है। इस बुक में ये आर्ग्यू करते हैं, वेयर ही आर्ग्यू दैट की पॉलिटिकल डीके ऑफर व्हेन द पॉलिटिकल सिस्टम इज unable to adopt to social change, leading instability and dysfunction। बोला जहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, है ना, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाएगा भाई? इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, ऐसा बात नहीं है, इसको मैं अच्छे से भी पढ़ाऊंगी। जैसे हंटिंगटन साफ साफ बोल रहे हैं अपने बुक, अगर पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है ना,
अगर पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। ठीक है, चलो जहाँ पे क्वेश्चन में तुम लोगों को अच्छे से बता रही, नीचे आंसर है कहाँ गया 3 नंबर तुम देखो, ये क्या बोले हंटिंग पॉलिटिकल डीके किसने दिया, पॉलिटिकल डीके जो है हंटिंगटन ने दिया, सैमुअल पी हंटिंगटन, रटो ये वाला। कब दिया, सॉरी कौन सा बुक में दिया, तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, जो कि एग्जाम में आता है ये पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, क्या अगर पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना अनस्टेबल हो जाए, अनस्टेबल रह जाए, ठीक है, वहां पे जैसे एक होता है ना पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल कब होता है, वहां पे डिसऑर्डर आ जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाता है। जैसे कि तुम देखी होगी श्रीलंका में वहां का पॉलिटिकल सिस्टम बिगड़ गया था, या फिर बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिस्टम बिगड़ गया था, अनस्टेबल हो गया था, डिसऑर्डर हो गया था, इंस्टेबल हो गया था। क्या भी हाँ खा लेंगे बाद, खा लेंगे क्लास में। तो उससे क्या हुआ, वहां पे पॉलिटिकल डीके हो गया, पॉलिटिकल खत्म हो गया, सड़ गया पॉलिटिकल, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना अनस्टेबल है। जैसे श्रीलंका का एग्जाम तुम लोगों को पता है ना, श्रीलंका में तुम्हारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो वहां पे सब चीज हटा दिया गया, वहां पे है ना गवर्नमेंट चेंज, या फिर अभी जापान का सुनी होगी तुम्हारा, जापान का था हाल का, देखो मेरी बहन से पता, इतना भयानक मेरा दिमाग हो गया ना, अभी हम कुछ दिन पहले पढ़े हैं, अब मेरी बहन से निकल गया। ठीक है, तो जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, जैसे कि वहां पे अफरा एक हो रहा था ना कि जैसे कि बांग्लादेश में भी हुआ था कि शेख हसीना को यहाँ पे आना पड़ा था, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चेंज होने लगा था, तो यही को बोला जाता है पॉलिटिकल डीके। ठीक है, वैसे हम पढ़ाएंगे ठीक ना, और पॉलिटिकल डीके कैसे जुड़ा हुआ है, क्या देखो हंटिंगटन बोलते जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, ठीक ना, जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो वहां का कहने का मतलब है कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर ये सब नहीं होगा, ठीक है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, यानी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, और अगर ये सब नहीं, अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्री सब नहीं हो पाया, यानी पॉलिटिकल सिस्टम इनस्टेबल है, और जब पॉलिटिकल सिस्टम इनस्टेबल है तुम्हारा, तो पॉलिटिकल डीके हो जाएगा, पॉलिटिकल सड़ जाएगा, ये तुम्हारा बोलते हैं हंटिंगटन, कौन से बुक में, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में। ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बोल, एक मिनट ये ऊपर नीचे हो गया, मैं बहुत ही एहतियात से रखी थी कि ऊपर नीचे ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेरा नजर से हो गया। मैं क्या की पता है, कोई कुछ इसको बहुत नीचे कर दी, हम बोले कि रहने दो, जगह इतना रहेगा तो रहने दो, लेकिन 2 हिस्सों में नहीं होना चाहिए, लेकिन होगी दिखना ना। ऑप्शन 2 होगा, यहाँ पे तो तुम्हारा बोला गया था नहीं, ऑप्शन 3 देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला मैं बता रही हूँ, व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर मूवमेंट हैव इन कॉमन, कहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर तुमको पॉपुलर मूवमेंट इन सब में का मूवमेंट में मिलेगा, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन भी मिलेगा और प्रेशर ग्रुप भी मिलेगा। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे स्टेबल डेमोक्रेसी में मिलेगा ये सब, बिल्कुल, जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग होता है वहाँ पे होता है पॉपुलर मूवमेंट। अब मुझे क्या सोचा है गवर्नमेंट को ये लोग कैसे हेल्प करती है, नहीं क्वेश्चन ही हमको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम, नहीं व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज है ना, प्रेशर ग्रुप पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर हैव इन कॉमन,
कहाँ पर तुमको कॉमन मिलेगा, पॉपुलर मूवमेंट, पब्लिक ओपिनियन, है ना, प्रेशर ग्रुप, ये सब भी मिलेगा तुमको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो हाँ, इंडिया में तो जैसे देखो पॉलिटिकल पार्टीज तो हर जगह हो, चाहे एक डिक्टेटरशिप ही क्यों ना हो वहां भी मिलेगा, लेकिन प्रेशर ग्रुप तुमको वहीं मिलेगा, पब्लिक ओपिनियन वहीं मिलेगा, पॉपुलर मूवमेंट वहीं मिलेगा जहाँ पे तुम्हारा डेमोक्रेसी। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मैं तुम लोगों को बहुत बताया पीटर ड्रैगन, कल भी ये क्वेश्चन आएगा। पीटर ड्रैगन In the practice of management. अच्छा बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 4 हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पीटर ड्रकर की ही बुक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इन्होंने ये लिखा था पीटर ड्रकर की प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, सही है। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलो आगे। हाँ ये वाला तो क्वेश्चन पहले समझो उसके बाद बनाओ। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और बताओ सुषमा, ये लक्ष्मी। मैं ये बनाई हूँ कार्ल मार्क्स का, बहुत अच्छे से, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म चेंज। मैं ऐसे करके बताई थी ना, क्लास स्ट्रगल होता है पहले एक ग्रुप आएगी फिर दूसरा ग्रुप आएगी, मतलब हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होता है तुम्हारा कि ये यहाँ पे क्वेश्चन बता दे, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डायलिटिकल लाइफ इन डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में क्वेश्चन। तो ये है तुम्हारा कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल। वो बोले हिस्ट्री चेंज होता है, ये डायलिटिकल कैसे होता है, डायलिटिकल लॉ ऑफ डायलिटिकल का मतलब क्या है, तो लॉ ऑफ डायलिटिकल का मतलब है चेंज, ठीक है ना, कैसा वाला चेंज, हिस्टोरिकल चेंज, हिस्ट्री चेंज होता है ना, हिस्ट्री चेंज होगा, क्लास स्ट्रगल के थ्रू हिस्ट्री चेंज होता है, जैसे पहले एक ग्रुप आएगी उसमें स्ट्रगल होगी, फिर दूसरी ग्रुप आएगी, जैसे एक मैं पढ़ाई थी, जैसे कि पहले फ्यूडलिज्म आएगी, ठीक है, नहीं पहले तो कम्युनिज्म पीरियड होगा, पहले तुम्हारा प्रेमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है ना, पहले तुम्हारा प्रेमेटिव कम्युनिज्म, पहले तुम्हारा प्रेमेटिव कम्युनिज्म सिस्टम रहेगा। तो प्रेमेटिव कम्युनिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे ये सबों के लिए तो थोड़ा मतलब कि यहाँ पे हंटर गैदरिंग की जिंदगी रहती है, लाइफ होती है, ठीक है ना, हंटरिंग गैदरिंग वाली लाइफ होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि चेंज होके इंसान आ जाता है फ्यूडल में, स्लेव में, स्लेव वाला सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम में आ गया, ठीक है। अब जब स्लेवरी सिस्टम में आया तो यहाँ पे दो ग्रुप आ गया, है ना, शर्फ एक ग्रुप है, मतलब ऐसे करके दो ग्रुप कर जाता है, सर्फ एंड ऑनर करके ऐसे करके दो ग्रुप आ गया। तो बोला कि अब यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होगा, हाँ लॉर्ड एंड सर्फ हो जाएगा, ठीक, हाँ लॉर्ड एंड सर्फ, ऑनर भी बोल सकती है ऐसे तो, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, तुम्हारा क्लास स्ट्रगल होगा, क्लास स्ट्रगल चेंज होकर तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, दोनों में क्लास स्ट्रगल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिच एंड पुअर का गैप आया, देख लो, और मतलब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है कि अब हम लोग दूसरे टर्म में जाएंगे, फ्यूडल सिस्टम में जाएंगे, फ्यूडलिज्म में जाएंगे। तो चेंज होने का पर्पस क्या है, चेंज होने का पर्पस है मेरा मैटर, क्योंकि यहाँ पर अमीर गरीब वही सर्व एंड लॉर्ड में हो रहा लड़ाई, है ना, क्लास स्ट्रगल हो रहा। अब इन लोगों का पर्पस है कि हम लोग अपना कंडीशन को चेंज करें, रिवोल्यूशन होगा, चेंज होगा, फिर फ्यूडलिज्म आ जाए, फिर फ्यूडलिज्म में भी क्या होगा, दो ग्रुप आ जाएगा, है ना, फ्यूडलिज्म में भी फिर दो ग्रुप आएगा, तो वो लोग भी क्या होगा, वही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्ट्री चेंज होगा, पर्पस क्या होगा चेंज होने का, मैटर, ठीक है, फिर कैपिटलिज्म आ जाएगा, फिर कैपिटलिज्म आ जाएगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा आ जाएगा कैपिटलिज्म एंड बुर्जुआ क्लास, सॉरी कैपिटलिज्म एंड प्रोलेटेरियट, या बुर्जुआ या प्रोलेटेरियट जो भी बोलो, कैपिटलिज्म या वर्कर बोलो, बुर्जुआ या प्रोलेटेरियट बोलो,
ये ग्रुप आएगी, तब यहाँ पर भी क्लास स्ट्रगल होगा और चेंज होके आ जाएगा सोशलिज्म। सोशलिज्म में सिर्फ ट्रांजेक्शन पीरियड, यहाँ पे सिर्फ पावर को ट्रांजेक्शन किया जाएगा, सिर्फ पावर को छीना जाएगा, है ना। फिर ये पावर कम्युनिज्म को लास्ट में दे देंगे, जो कि बिल्कुल स्टेट लेड्स कॉमन ऑनरशिप के बारे में बात। इस तरह से हिस्ट्री चेंज होके लास्ट में कम्युनिज्म के पास आ जाएगी। ठीक है, चलो ये वाला करो तो मैं बता दूं अच्छे से। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? इट इज ए फेवर डेवलपिंग कंट्री, तो फेवर करता है इसको सीबीआरडी। यहाँ पे क्या बोला? इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट क्वेश्चन है। फेमस डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री नहीं फेवर करता है ना, क्योंकि सीबीआरडी जो है ये डेवलप कंट्रीज के मतलब डेवलप कंट्रीज को ज्यादा टारगेट करती है और डेवलपिंग कंट्रीज को उतना कोई फोर्स नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज सीबीआरडी को सपोर्ट करते हैं। डेवलपिंग जो डेवलप ईडी वाले है ना वो अपोज है। जो मैं आप लिख रही हूँ सीबीआरडी, कॉमन बट डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ इसको ना डेवलप कंट्री अपोज होते हैं। डेवलप कंट्री जो होते हैं अपोज करते हैं। हाँ, वो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है ना। और डेवलपिंग कंट्री जो है फेवर करते हैं। ठीक है, ये लोग फेवर करते थे, दो तो तुम्हारा ऐसे सही होगा। ठीक है, ये लोग फेवर करते हैं, ये लोग फेवर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। बिल्कुल, ईरान ट्रेड के लिए कहाँ आती है? ये ट्रेड के लिए कंसेशन कहाँ देती है डेवलपिंग कंट्रीज को? तो ये इन्वायरमेंट के लिए ना है सीबीआरडी, मैं तुम लोगों को बताई हूँ ना, ये इन्वायरमेंट के लिए है। चलो मैं इसके बारे में बनाई एक्सप्लेनेशन में। अच्छा मैं इसको कलर करना, कोई बात नहीं। बोल रहा कि सीबीआरडी कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इन्वायरमेंटल पेपर जिसका प्राइमरीली जो कि प्राइमरीली एसोसिएटेड है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ। ये एक तरह का इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ है ना। डेवलप कंट्रीज हैव हिस्टोरिक, यहाँ पे बोला गया सीबीआरडी में कि जो डेवलप कंट्री है ना, जो डेवलप कंट्री वो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूट मोर पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन स्पेशली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे बोला गया सीबीआरडी में कि जो डेवलप कंट्री है ना वो हिस्ट्री से अगर तुम देखोगे ना तो उन्होंने ही इन्वायरमेंट को खराब किया है, उन्होंने ही पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस को इमिशन किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लगाकर। ठीक है ना, तो इसलिए उन लोगों को चाहिए जो डेवलप करता है शुड टेक ए लीड टू एड्रेस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इसलिए उन लोगों को ये इन्वायरमेंट डिग्रेड को लीड एड्रेस करना होगा उन लोगों को जो डेवलप कंट्री है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल है। सीबीआरडी में बोला गया कि जो डेवलप कर हाँ वो लोग तो हिस्टोरिकल है, उन्होंने तो जब हिस्ट्री स्टार्ट हुआ ना उन्होंने पास्ट से ही उन्होंने क्या किया इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, तो इसलिए उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को एड्रेस करें। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो लेक रिसोर्स या टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज नहीं है तो उनको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सीबीआरडी में बोला गया कि ये ऑब्लिगेशन जो होगा अंडर इन्वायरमेंट एग्रीमेंट के अंदर ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होगा, डेवलपिंग के लिए नहीं। ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को जैसे पढ़ाती तो बोला था फोटो आ जाओ, जैसे इसके लिए तो मतलब कौन कौन सा एग्रीमेंट बोला गया, जैसे फोटो प्रोटोकॉल 1997 में आई थी लेकिन 2005 में ये इन्फोर्स में आई थी, मैं बताई थी। तो यहाँ पे फोटो प्रोटोकॉल में सिर्फ डेवलप कंट्री को ही बाइंडिंग इमिशन रिड्यूस करने का टारगेट दिया गया, क्योंकि इन्होंने बता दिया सीबीआरडी, और सीबीआरडी कहाँ यूज किया गया फोटो प्रोटोकॉल में, है ना। फोटो प्रोटोकॉल में सीबीआरडी को उठा के लाया, बोला क्या कि इसीलिए तुम्हारा कनाडा भी मतलब विड्रॉ ले लेते है ना। इन्होंने बोला कि भाई आप लोग रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट को बर्बाद करने का, तो आप लोग पास बाइंडिंग होगा। ठीक है, आप लोग के ऊपर बाइंडिंग होगा और आप लोग को ये सब खत्म करना होगा। आप लोग को मतलब टारगेट लेना पड़ेगा कि हाँ हाँ इतना, और नहीं करेंगे तो आप लोगों को पेनल्टीज भी देना पड़ेगा। बिल्कुल बाइंडिंग था, फोटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग था सीबीआरडी। अब पेरिस एग्रीमेंट में बाइंडिंग नहीं था। पेरिस एग्रीमेंट में देखो क्या बोला गया, मैं ये पूछती हूँ नेशनल
DCS नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कहाँ पे आया कि पेरिस एग्रीमेंट में आया। इसका मतलब क्या, मैं बता रही हूँ, जितने भी कंट्री है ना, यहाँ पे जितने भी कंट्री है, ठीक है ना, सबको बोला गया कि आप लोग है ना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करिए, खुद से कंट्रीब्यूट कीजिए कि हमको इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए क्या क्या प्लेज लेना पड़ेगा। तो ये तो इन्होंने ठीक बोला। ये देखो, ये तुम्हारा ये मेरा CBRD के अकॉर्डिंग नहीं बोला, ये सभी कंट्री को बोला कि आप लोग अपना मन मर्जी से हर कंट्री अपना खुद से टारगेट करो, लेकिन एक रूल लगा दिया CBDRD वाला, बट CBD इज स्टिल रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर एक फिर भी CBD को यूज किया गया, ये बोलकर कि जो डेवलप कंट्रीज है एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, वो क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर मतलब डेवलपिंग कंट्री सोच रही है कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को हटाने के लिए कुछ करेंगे, तो वो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की कौन सपोर्ट करेगा, डेवलप कंट्री। जैसे तुम सुनी होगी कि US ने इतना पैसा दिया, या पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया कि डेवलपमेंट कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज इतना पैसा देगा, या US इतना पैसा देगा डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये CBRD में बोला गया, क्योंकि CBRD बोल दिया साफ साफ कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल जो है वो सब डेवलप करती है, डेवलपिंग नहीं है, ये तो अभी अभी उभरी है, ठीक है ना। तो आप लोग पे रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन कोडो प्रोटोकॉल में तो पूरा एक ही आदमी पर टारगेट लगा देंगे, नहीं आप लोग को ही एकदम करना होगा, ठीक है, आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप को पे पूरा इल्जाम लगाया गया। लेकिन जब पेरिस एग्रीमेंट आया तो यहाँ पे बोला कि नहीं ठीक है, चलो मैं वो वाला सिस्टम तो हटा देता हूँ एकदम सिर्फ डेवलप कंट्री के ऊपर, यहाँ पे सब अपना मर्जी से सेट करो कि मुझे इन्वायरमेंट डिग्रेड के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स, हाँ, अगर डेवलपिंग कंट्री इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रही है तो आप लोग को उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ये बोला गया। यहाँ पे तो लगा दिया। और C में क्या बोल रहा है, देखो, ग्रांट सर्टेन ट्रेड कंसेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। CBRD में डेवलपिंग कंट्रीज को इन्वायरमेंट के लिए कंसेशन दिया जाता है, ना कि ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए तो WTO है, ठीक है। इस वजह से तुम्हारा आंसर और देखो इनकरेक्ट मांग रहा था ना, तो समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। ये तो इन्वायरमेंटल का ट्रीटी है, ठीक है। CBRD को इसीलिए डेवलप कंट्री नहीं सपोर्ट करते कि आप पूरा डेवलपिंग को ही सपोर्ट कर रहे हैं। डेवलपिंग देखती कि तो मेरे फायदे के। पेरिस एग्रीमेंट में भी बोला गया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लाया गया, लेकिन वहां पर भी क्या किया गया, हम लोगों को दे दिया गया बहुत अच्छा कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री, वहां भी फायदा हुआ। इसे डेवलपिंग कंट्री जो है ना CBRD को सपोर्ट और डेवलप कंट्री अपोज है, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेटी है जो कि नॉर्म्स एंड और ये ट्रेड के लिए तो है। सिस्टम थ्योरी फोकस ऑन स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करेंगे तो किस चीज पर फोकस करें कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए। हाँ देखो, ऑप्शन 2 ही ज्यादा बड़ा आंसर हो रहा है, बाकी देखो यही हो रहा। डिसऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन सिस्टम, ये तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेशन होगा, कोऑपरेटिव होगा, तभी तुम एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगा, ठीक है। करो ऑप्शन 2। अच्छी बोलो। और कैसे सुषमा ऑप्शन 2 बोल रही हो, यहाँ पे आंसर देखो पहले क्या बोले, क्वेश्चन समझो। ह्यूमन राइट्स ऑल्सो क्रिटिसाइज, ह्यूमन राइट्स को क्यों क्रिटिसाइज कर, ह्यूमन राइट्स को क्यों क्रिटिसाइज कर जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को ऊपर रखा जाता है कलेक्टिविज्म, मतलब ह्यूमन राइट्स ग्रुप को इसलिए ऊपर रखा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है ना, ये क्या करती है तुम्हारा, हाँ, ये ग्रुप जो है इसलिए किया जाता है कि ये इंडिविजुअल एवं कलेक्टिविज्म को क्या करता है, ये इंडिविजुअल को क्या करता है, ऊपर कर देता है। अगर इंडिविजुअल का बात आता है ना तो इंडिविजुअल ऊपर कर देगा और कलेक्टिविज्म को नीचे कर। देखो, मतलब ह्यूमन राइट्स और ऑफन क्रिटिसाइज एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म एवं कलेक्टिविज्म। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि
emphasis on human rights sometimes overlook the need and value of the community, society as a whole. The perspective can lead to tension between the personal freedom and the collective, especially in culture, society, and prioritize and common value. मतलब ह्यूमन राइट्स कभी कभी क्या करता है कि तुम्हारा इंडिविजुअल को ऊपर कर देता है, कलेक्टिविज्म को नीचे कर देता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ा होता है। बाकी इक्वलिटी तो दोनों को देता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इवोल्यूटिंग कलेक्टिविज्म ये क्या करता है, कलेक्टिविज्म को भी ऊपर करता है और इंडिविजुअलिज्म को इंडिविजुअलिज्म की कलेक्टिविज्म एवं इंडिविजुअलिज्म। हाँ, कभी कभी वो क्या करता है, कलेक्टिविज्म को ऊपर कर देता है और इंडिविजुअलिज्म को नीचे कर देता है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, इंडिविजुअलिज्म को ऊपर कर देता है, कलेक्टिविज्म को नीचे कर देता है। मतलब यही चीज गलत है। कलेक्टिविज्म यानी 100%, इंडिविजुअल मतलब 10%, तो ये ठीक है। कभी कभी वो इसको ऊपर कर देता है, इसको नीचे कर देता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो इसको ऊपर कर देता है, इसको नीचे कर देता है, ये गलत है। इंडिविजुअल एक आदमी के लिए हम 10 को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कि ह्यूमन राइट्स करता है, तो ये गलत है, ठीक है। अब बोला कि ये अपोज करता है कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म का, ठीक है, ये अपोज करता है कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म को अपोज करता है। ये देखो एनटीए तो आंसर का सी दिया है, मुझे थोड़ा सा डॉट लग रहा है क्योंकि कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। अच्छा मैं बस देखूंगी कि आंसर तो यही था, आंसर तो यही है, आंसर की में यही दिया हुआ। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि वो अपोज क्यों रहेगा कलेक्टिविज्म का और ये, इसलिए मैं एक बार इसको चेक करके तुम्हें कल क्लियर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी बाकी तो ठीक है ये सब कि बराबरी भी कभी कभी बराबरी भी देता है, हाँ कभी कभी बराबरी भी देता है दोनों को, कभी कभी दोनों को इक्वल रखता है। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा फिर ये नीचे ही हो गया, देखो ये तुम लोगों को पता है ना डेट वाइज, तो इसका ना ऑप्शन मत देखो, आंसर बताओ, सारा ही याद है तुमने मुझे बताओ, ऐसी बताओ। 1945 नहीं, 1945 नहीं, कौन सी 1955 बोलो। जनवरी 2023 या 4 में हुआ था ना, 2024 तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, एक मिनट। हमको ना ये सुनो ना, ये लक्ष्मी एक बार फिर से तुम ज्वाइन करो, तुम्हारा आवाज है ना ये हो रहा, तो मुझे उसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से तुम ज्वाइन करो तो हो सके आवाज ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। दीदी इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2008 होगा। हाँ नहीं वो तो 8 होगा, लेकिन 5 भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। 5 में साइन हुआ था और 8 में तुम्हारा साइन हुआ था, हाँ तो वो दोनों होगा, ठीक है। बताओ ये तुम्हारा पंचामृत वाला में तुम लोगों को पढ़ाई थी कि ये कब हुआ था। पंचामृत नरेंद्र मोदी ये तुम्हारा ये क्या नाम है, कॉप हुआ था 2023 में हुआ था। नहीं 2022 में हुआ तुम्हारा, 2022 पंचामृत 2020 लास्ट में तो पंचामृत 2022 में पंचामृत हुआ था। अच्छा ये एक बार मैं पंचामृत के बारे में बता देती हूँ, तुम लोग देख लो, आ जाओ, रिविजन करते करते ना याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग को यहाँ पे सब पढ़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। देखो एक बार मैं पढ़ा रही हूँ कि ये जो तुम्हारा पंचामृत है ना, पंच अमृत 2022 था ना, ये 2021 था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। नहीं ये तो ऐसे 2022 का ही था, मुझे याद है, रुक जाओ, लेकिन इसमें कुछ कुछ बात बोला गया वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद में डेट क्लियर कर दी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, ये क्या हुआ था, समिट हो रहा था, कॉप कॉप होता है पता है ना, कॉप, तो कौन सा कॉप था ये जब हो रहा था, तो 26 कॉप था, ठीक है, ये कॉप 26 था। और ये कहाँ पे हुआ था मुझे तुम लोग बता सकती हो, कहाँ पे हुआ था,
ग्लासगो, यूके के ग्लासगो में हुआ था, यूके के ग्लासगो, ठीक है, याद करो, यूके के ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स कि हम ये इन्वायरमेंट के लिए करेंगे, ठीक है ना। हम 5 प्लेज लेंगे इन्वायरमेंट के लिए, और उस जो प्लेज है ना उसका नाम इन्होंने रखा पंच अमृत, ठीक है। इसका इन्होंने नाम रखा पंच अमृत, कि हम इंडिया जो है इन्वायरमेंट के लिए 5 प्लेज लेगी, और ये जो 5 प्लेज है इसका नाम होगा पंच अमृत, ठीक है। एक नंबर, पहला इन्होंने बोला कि 2030 तक का मैं 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करूंगा। नॉन फॉसिल है, देखो, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, ये एक नंबर, ये एक अमृत हुआ। दूसरा अमृत में इन्होंने बोला कि मैं 2030 तक मैं 50% रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को हम ये करेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कितना बोला 50%, और नॉन फॉसिल फ्यूल के बारे में कितना बोला 500 गीगावाट, सॉरी गीगावाट मुझे लिखना पड़ेगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा फिर, गीगावाट, ठीक है। तीसरा अमृत का नाम है, देखो पहले बोला 5% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेंगे 2030 तक का, 50% रिन्यूएबल एनर्जी को ही करेंगे 2030 तक का, 50% रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि जो 2030 तक ही बोला, देखो फिर 2030 तक ही इन्होंने बोला कि मैं क्या करूंगा 2030 तक का जो कार्बन इमिशन है ना, कार्बन इमिशन, ये जो कार्बन इमिशन करना है ना, जो कार्बन इमिशन करना है ना, उसको हम 1 मिलियन टन इमिशन करेंगे। कितना करेंगे 1 मिलियन टन, TOONE है, TOONES टन, टन 1 मिलियन टन क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे इसको, कार्बन इमिशन के लिए जो मैंने प्लेस लिया है ना वो 1 मिलियन टन तक का रिड्यूस करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने बोला 3 अमृत में। 4 अमृत में इन्होंने क्या बोला, पूरा नीचे तक क्या आएगी ना, चलो 4 अमृत देख के क्या बोला कि जो 2014 तक ही, ठीक है, 2030 तक ही क्या करूंगा मैं कि जो कार्बन जो कार्बन बढ़ रहा है ना, कार्बन जो तेजी से बढ़ रहा है, इंटेंसिटी का मतलब क्या, बढ़ रहा है, तो जो कार्बन इंटेंसिटी बढ़ेगा ना उसको रिड्यूस करूंगा, ठीक है। कितना परसेंट, 45% कम कर दूंगा। अब कम करके कौन सा लेवल तक ले जाएंगे, जो 2005 में जो लेवल था ना वही लेवल, ठीक है ना। कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे, कार्बन जो तेजी से बढ़ रहा है ना उसको हम 45% कम कर देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने भी क्या बोला 5 अमृत में, यहाँ पे 2070 बोला, लास्ट वाला में बोला 2070 तक का मुझे हम क्या कर देंगे, हमारा टारगेट है 2070 तक का नेट जीरो इमिशन, मतलब पूरा कार्बन को ही खत्म कर देंगे। कब तक का नेट जीरो इमिशन का नाम वो कार्बन डाइऑक्साइड, कब तक का बताओ तो 2070 तक का करेंगे, और उसको करके कम करके कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, मतलब 2070 तक का। पता नहीं कितना आदमी होगा, कितना आदमी नहीं होगा। अच्छा, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑलरेडी बोला हुआ, फिर भी एक नया नौटंकी निकालेगा पंच अमृत, ये वो, पता है ये सब नहीं बोला है।
हाँ, ये सब चीजें बोला 2030 तक हम इतना करेंगे। नहीं ये तो अच्छा, ये तो वहां जाके बोला जाता है ना कि हम ये करेंगे, ठीक है। ये कंट्री प्लेज लिया, ये तुम्हारा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री ने ये बोला अपना, ठीक है ना, कि मैं ये करूंगा अपना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका डेट जो है बस ये सब करेगा, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं, नहीं हम करेगा। लोग के लिए भाषण देगा ना। 2021 है, 2021 है, ठीक है। और कॉप देख लो भाई, ये पेपर 1 में भी आता, पेपर 5 अमृत 2021 एयर कॉप 26 यूके का ग्लास गो, ठीक है। और बाकी जो 5 जो है वो यूज, ठीक है। चलो बहुत लंबा हो गया, बाकी तुम लोग आंसर बताई थी ना सही से, यही बताई थी ना तुम लोग कि 1954, 1990, 96, 2005। अच्छा वो छूट गया, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया, इतना क्वेश्चन, हाँ यही चला गया। मैं तुम लोगों को पंचामृत लाई थी पढ़ाने के लिए उस दिन, वो कोई क्लास ओवर हो गया तो छूट गया, ठीक है, मैं करवा दूंगी, टेंशन मत लो। 2005 8 भी हो जाएगा, ठीक है। 1996 पंचशील 1954 पंचामृत 2021 लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, तो 99, ठीक है। तो पहले मेरा क्या बन जाएगा, 1991 हाँ, तो पहले मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद बन सी जाएगा बी, नहीं उसके बाद बी ई ना होगा, ई नहीं सी 1990 ई बी बी, और उसके बाद हो जाएगा ए, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा डी पंचामृत डी। देखो तो ऐसा कहाँ है, सी ई, नहीं ये भी नहीं, सी ई बी ए डी, सी ई बी ए डी क्या, सी नंबर, सी ई बी ए डी, सी ई है ना, और 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर, सी ई बी ए डी बन गया, ठीक है। चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन, बहुत लेट हो गया, जितना कम ही क्वेश्चन किया इतना टाइम चला गया, नहीं लो करो ये वाला, जो बहुत हल्का क्वेश्चन रहेगा तो उसको डायरेक्ट पार करके निकल जाएगा ना, जो समझाने वाला रहेगा वो समझ, क्योंकि आज बहुत इतना कम क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा चलो, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का इसमें से कौन, चलो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ऑप्शन 1 मैं देखती हूँ, ठीक है, ऑप्शन 2 बोलिए और ऑप्शन 1 मैं देखती हूँ। जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में इनफॉर्मल डिबेट होता है, बिल्कुल डिस्कशन वगैरह होता है, तो डिस्कशन को भी इनफॉर्मल डिबेट है। अच्छा तुम मुझे बताओ, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन नहीं होता है ना, वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, तो बी हटा दो ना, तुम लोग को बी हट जाएगा, तो बी हट जाएगा, तो तुम्हारा जो आंसर, अच्छा तुम्हारा, चलो ये क्या है भाई, डेमोक्रेसी में एज वेल ड्यूअलिज्म, ये डेमोक्रेसी में कहाँ वर्ड होता है, बस ई को हटाओ ना, आंसर बन गया सी, ठीक है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होता है तुम्हारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ये तुम्हारा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में, हमको लगता था डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नहीं डायरेक्ट सामने से डिस्कशन होता है, नहीं मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी तुम लोग को पढ़ाई हूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिस्कशन होगा, और इंक्लूसिवनेस सारे सभी होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलग है और ये अलग है, बिल्कुल दोनों ही डिफरेंस है। अच्छा एक बार मैं देखती हूँ उसका होगा एक्सप्लेनेशन, देख लो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इंगेजमेंट सिटीजन ओपन एंड इनफॉर्मल डिस्कशन टू डेलिब्रेट ऑन पब्लिक इश्यूज, यहाँ पे है ना लिखा हुआ डिस्कस एंड डिबेट, बस वही सोच करके हम सोचते हैं कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट जैसे कोई पॉलिसी, हाँ गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती तो वहां पर भी करते हैं हम लोग, मतलब न्यूज में आके हर जगह की ये पॉलिसी नहीं आना चाहिए वो। अच्छा अभी देखते हैं, पब्लिक यूज ऑफ द रीजन इंकरेज रैशनल डिस्कोर्स यूज ऑफ रीजन इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग है तो यहाँ पे रैशनैलिटी वगैरह यूज करता है, लेकिन नहीं बिल्कुल डिफरेंट है, ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी अलग है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलग है। Impartial pursuit of truth, striving for objectives, unbiased search for truth in public deliberation.
पब्लिक डेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे अनबायस सर्च किया था, ऑब्जेक्टिव होता है मतलब कुछ ऐसा जो कि पार्शलिटी ना हो, तो यही होगा सर, तुम्हारा यही दिया हुआ है, यही होगा। एक बार देखते हैं क्या है। डेलिब्रेटिव दैट passes द रूल ऑफ डिस्कशन, जो ये बिल्कुल अलग टाइप है डायग्राम। जैसे हम लोग पढ़े हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव या डायरेक्ट, यही पढ़े है ना, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या ये। लेकिन ये मैं तुम लोग को पढ़ाई थी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का ही टाइप है जो इम्फेसिस करता है रूल ऑफ डिस्कशन के ऊपर और डिबेट के ऊपर, कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कैसे डिसीजन पे डिबेट करना है। तो इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का। ये बिल्कुल इंडिविजुअल पढ़ना ना, इसको डायरेक्ट के साथ तो कोई इन्वॉल्व करना ना इनडायरेक्ट के साथ, ठीक है। ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी चीज को लाने के लिए। देख लो, डिबेट एंड डिस्कशन, बोला डिसीजन लेने के लिए डिबेट किया जाता है और डिस्कशन किया जाता है, ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में फोकस किया जाता है। इसे रैशनल डिस्कोर्स, सिटीजन इंगेज इन ओपन इन्फॉर्म एंड रीजनेबल डिबेट। सिटीजन क्या करेंगे जब तुम्हारा किसी भी तरह का डिसीजन लिया जा रहा है, तो वहां पे आके अपना एक डिबेट करेंगे, ठीक है। द गोल इज टू रिच, गोल पर पहुंचने के लिए कोई गोल सेट किया गया है, तो उस गोल पे पहुंचने के लिए पहले क्या किया जाएगा, तुम्हारा उसको समझा जाएगा अच्छे से। रीच टू डिसीजन डेट आर द बेस्ड ऑन द बेस्ट आर्ग्यूमेंट एविडेंट अवेलेबल, मतलब उस पर आर्ग्यूमेंट किया जाएगा कि इसका बेस्ट क्या होगा, डिसीजन क्या निकलेगा बेस्ट, ठीक है। ये इंक्लूसिवनेस होता है, यहाँ पे सभी और इंडिविजुअल इफेक्टेड बाय द डिसीजन शुड बी, थोड़ा थोड़ा फीचर डायरेक्ट से मतलब मैच खा रहा है, लेकिन चूंकि इसका इंडिया आंसर दिया ही ACD बी नहीं होगा, और ये बिल्कुल अलग टाइप है। जैसे डेमोक्रेसी का टाइप हम लोग पढ़े हैं ना कि तो ये अलग टाइप है, ठीक है। यहाँ पे सभी को पार्टिसिपेशन करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसका फीचर हल्का हल्का तुम्हारा डायरेक्ट से मैच खा रहा है, ठीक है। दिस इज वाट डाइवर्स पर्सपेक्टिव कंसिडर, और यहाँ पे अगर सबका डाइवर्स अलग अलग पर्सन अलग अलग व्यू दे रहे, तो उनके व्यू को भी कंसिडर किया जाता है। ये कंसिस्टेंस बिल्डिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी का बात मान के होता नहीं, मैच फोकस इज ऑन द रीचिंग द कंसिस्टेंस लिस्ट मेजोरिटी एग्रीमेंट। यहाँ पर मेजोरिटी के बेस पे नहीं होता है, कंसिस्टेंस सबों के ये पे बनता है कि सब किस चीज को चाह रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज भी होता है। पब्लिक यूज ऑफ रीजन, मतलब सिटीजन पब्लिकली एक्सचेंज रीजन जस्टिफिकेशन ओवरव्यू, आके अपना ओवरव्यू देंगे किसी भी पॉलिसी पे, अपना ओवर देंगे। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है डिसीजन मेकिंग में। और ये मोरली एथिकली डायमेंशन है, मतलब अंडरलेइंग द डेलिब्रेटिव प्रोसेस इज कमिटमेंट टू फेयरनेस, मतलब यहाँ पे तुमको फेयरनेस देखने को मिलेगा, जस्टिस, रिस्पेक्ट, और पर्सन के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट सबके लिए रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा तुम्हारा डेमोक्रेसी, मतलब इसका एक अलग टाइप है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग है, इसको ना तुम जाके डायरेक्ट से मिला सकते हो ना इनडायरेक्ट से मिला सकते हो। इक्वलिटी यहाँ पे होता है, नो कोहर्शन, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता है वो क्रिएट करे इन्फॉर्म एंड थॉटफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय engage citizen directly in the conversation। बिल्कुल ये इसका दे रहा तो उसी तरह कंफ्यूजन तो दे रहा है, ये बात है, तुम सही बोल रहे हो, बट यहाँ पे एक अलग टाइप का डेमोक्रेसी निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। बट इंडिया तो इसका आंसर यही दिया हुआ है। हाँ गया क्वेश्चन, इंडिया ने तो इसका आंसर यही दिया है भाई, कि इनफॉर्मल डिबेट होगा, यूज ऑफ ये होगा। बाकी तुम एक चीज देखो ना, यहाँ से अगर मान ली मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना, देखो ड्यूअलिज्म तो होता नहीं है, तो तुम ई हटाओगे, तुम्हारा कैंसर कटा, ये कटा और ये कट गया, ठीक है। देखो, अगर मान ली मैं डायरेक्ट को कंसिडर कर रही हूँ, चलो मैं एक बार कंसिडर करती हूँ, देख रहे मेरा आंसर बन रहा कि नहीं। तो मुझे तो सबसे पहले ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं बन रहा ना, तो इस वजह से देखो आंसर वही बन रहा। देख लो, मोनिज्म और ड्यूलिज्म, ये डेमोक्रेसी में कोई भी किसी भी टाइप डेमोक्रेसी में हमको देखने को मिला ही नहीं है। ड्यूलिज्म मोनिज्म हमने ऐसा वर्ड पढ़ा ही नहीं, तो ई को ही हटा दो, तो ई को हमने हटा दिया, बचा मेरा दो ऑप्शन, तो मेरा आंसर सिर्फ बी और सी हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा ना, फिर तुम्हारा इनफॉर्मल डिबेट कहाँ गया बताओ। इनफॉर्मल डिबेट तो हो रहा ना, इनफॉर्मल डिबेट में तो ओपन डिबेट सब आके अपना डिस्कशन कर रहा है, तो इसलिए आंसर सी होगा। ये करो, इसमें
नॉट करेक्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में यहाँ पे क्या गलत है? नॉट करेक्ट पूछा। आज आरसी क्लास नहीं की? अच्छा बोलो पहले, उसके बाद में बता रहे। ऑप्शन 2 बोली ना, एक मिनट दो। All parties in the parliament are represented by the government. The government is responsible to parliament can be. Government is elected by the first term. Government is chosen the parliament cannot term. And independent body is established. अच्छा इंडियन for election। अच्छा इसका मैं अभी बना रही हूँ डिस्कशन, ठीक ना? ये क्वेश्चन मैं पार कर, नहीं इसका मैं पार कर रही हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इसका ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ, तो इसका इसलिए मैं इसको दूसरा दिन कराऊंगी। जैसे ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, और एक बार ऊपर जो डॉटफुल वाला क्वेश्चन है वो मैं कल करूंगी डिस्कस। ये मैं रखी थी, मैं तो वो सोची थी कि आएगा तो मैं बोल दूँ, ठीक है? ये वाला करो 30 नंबर क्वेश्चन, उसका मैं थोड़ा डिफिनेशन बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन 1, हाँ बताओ लक्ष्मी। बिल्कुल, कौन सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कोऑर्डिनेटिव, रिस्पॉन्सिबल है, लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो ये बनाओ। ये बहुत इजी है, इसको जल्दी तुम बनाओ। सिमला एग्रीमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन था? ताशकंद में कौन था? इंडस में कौन था? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट में। ये तो तुम लोगों के लिए इजी क्वेश्चन होना चाहिए। सिमला एग्रीमेंट में कौन था? सिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी। एक मिनट दीदी रुकिए, देखने दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन। सुषमा बहुत हड़बड़ा के बोली, देखो पहले सिमला एग्रीमेंट कब हुआ था तुम्हारा? कौन सा वार के बाद हुआ था, याद करो। 1972, इंदिरा गांधी। ऑप्शन 1 बिल्कुल। देख लो एग्जाम में ये गलती होता है, ये क्वेश्चन गलती होगा तो अफसोस भी लगेगा। ताशकंद में मैं बताई भी थी, लाल बहादुर शास्त्री का मौत हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू, उधर से कौन थे? जल्दी से जाके देखो तो। मुजीबुर रहमान। हाँ मुजीबुर रहमान कैसे? सुषमा, मैं इंडस वाटर ट्रीटी तुमको इतना बार पढ़ाई हूँ, और तुम कैसे बोली मुजीबुर रहमान? वो तो बांग्लादेश के थे ना। यहाँ पर मैं बोल रही इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी में जब तुम्हारा हुआ था। अच्छा हाँ, अयूब खान, अयूब बिल्कुल अयूब खान। 1960 में तुम्हारा वर्ल्ड बैंक करवाता है इंडिया और ये में, ठीक है? तुम्हारा इसके लिए भाई बोलो, वाटर के लिए है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर को बांटने के लिए हुआ था, ठीक है? इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, है ना? इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, और उधर से कौन था? अयूब खान। बिल्कुल सही बोले, ठीक है? ईस्ट एंड वेस्ट रिवर को बांटा गया था, समझ में आ गया, ठीक है ना? चलो ठीक बोले। और तस्कान का भी समझ में आ गया। इंडस वाटर, ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कहाँ गया? मनमोहन सिंह 2005, ठीक है? चलो सही बोले तुमने। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये सब क्वेश्चन में टाइम मत लेने एग्जाम में, ठीक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन। मैनेजर रिवोल्यूशन में बहुत बार पढ़ाई हूँ, जल्दी से बोलो। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। मैनेजर रिवोल्यूशन जो है तुम्हारा जेम्स बानहम का है, और ये मैं करवा चुकी। क्या रिवोल्यूशन नए तरीके से होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा इस तरह से, ठीक है? चलो ये हो गया। तुम हिस्ट्री नंबर क्वेश्चन बताओ, अभी पढ़ाई हूँ ये सारा, करेक्ट बताओ। अच्छा ज्यादा क्वेश्चन देखो ना तुम, फायर से रह रहा या तुम्हारा या इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रह, मोस्टली क्वेश्चन।
ऑप्शन 2 बोलो सुषमा, पढ़ाया हुआ ये वाला। बोले तो दीदी ऑप्शन 2 हाँ, लक्ष्मी को बोल रही हूँ। लक्ष्मी बोलो, पढ़ाई हूँ मैं ये वाला। क्या क्या तुम लोग पकड़ी, क्या इसमें क्या गलत? यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, नॉन रेसिप्रोसिटी होगा। बिल्कुल, ये वाला मैं हमेशा बोलती हूँ ना, क्वेश्चन ऐसी देता है, रेसिप्रोसिटी दे देगा। नॉट रेसिप्रोसिटी, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? नॉट रेसिप्रोसिटी। चाइना, हम हमेशा बोलते हैं कि जब एनएसजी आता है तो यूएस तैयार हो जाता है कि ठीक है इंडिया को ले लेंगे, सब तैयार होता है, चाइना आके ब्लॉक कर देते, नहीं भाई इसने एनपीटी को साइन नहीं किया है तो इनको एनएसजी का मेंबर। बिल्कुल भाई सही है। इंडिया रिफ्यूज करता है। मैं ये पढ़ाई थी, बेल्ट रोड यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ पे तो आपका बलूचिस्तान पीओके वाला इलाका पड़ रहा है, तो इंडिया बोलता है कि मैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बनाने नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारे सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। तो बिल्कुल इंडिया इसको इनकार करता है हमेशा, क्योंकि चाइना इसको प्रमोट करता है। सही है, इंडिया और चाइना कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ क्लाइमेट चेंज में बात करने में। तो एक मिनट में तुम लोग आंसर क्या बोली? ABD बोली ना? ऑप्शन 2 A और B और D। तो चाइना इंडिया ट्रेड एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ट्रेड, ये गलत है तुम्हारा आंसर, सिर्फ ABD। मैं अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ाती, तो ऐसा तो था नहीं कि लोग बैलेंस ट्रेड के लिए हमें बैलेंस बना के रखते हैं, वो एग्जाम्पल है वो लोग। इंडिया और चाइना ट्रेड में एक एग्जाम्पल है बैलेंस से बनाए रखने, बिल्कुल भी नहीं। जब वार होता तो वो लोग तो कर ही लेते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किस ट्रेजेडी से निकाला? एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये लास्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट मिशेल। बताओ 10 मिनट चलो। ये भी मैं समझा दी। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तुम लोग याद करेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे लाई हूँ ना कि यहाँ पे बुक भी याद कर लेंगे। आ जाओ, रॉबर्ट, हाँ गया, रॉबर्ट मिचेल, ठीक है, रॉबर्ट मिचेल किसके थिंकर है? इलिट के थिंकर है। इन्होंने 1911 में एक बुक लिखा, पॉलिटिकल पार्टीज, याद कर लो, बहुत पॉलिटिकल पार्टी। इस बुक में इन्होंने दिया जिसका नाम है एरन लॉ ओलिगार्की। इस बुक में इन्होंने बोला कि मैंने हर जगह देखा, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा, हर जगह देखा, मुझे सिर्फ एरन ऑफ ओलिगार्की में, मतलब कुछ, ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का ही ग्रुप, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, लोगों का